हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इतिहास बोध पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज शुरू की है जो आपके यूजफुल होने वाली है एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री के एग्जामिनेशन के लिए। और इसके साथ साथ अगर किसी भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें ये प्रश्न आपको हेल्प करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले मैं 3 वीडियो डाल चुका हूं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। जो उनके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1902, 1903, 1904। आपका राइट आंसर है 1905। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूं। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? मतलब ये कथन किसने दिया है? आपके ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, वीडी सावरकर, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये बोला है महात्मा गांधी ने, एम.के. गांधी। अगला प्रश्न, 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का आरंभ किस लक्ष्य को लेकर हुआ? मतलब उनका जो मेन एम था, मेन मोटिव क्या था? जो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश की गई थी 1927 के अंदर। पहला ऑप्शन है महिला शिक्षा में वृद्धि करना। दूसरा ऑप्शन है विधान सभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, महिलाओं को रोजगार को बढ़ाना, महिलाओं के मताधिकार के लिए अभियान चलाना। तो आपका राइट ऑप्शन क्या था इसका मेन मोटिव? प्रमोट वुमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा को प्रमोट करना या उसकी वृद्धि करना। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से महिला मताधिकार, ठीक है, फीमेल जो फ्रेंचाइज है की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? किसने इस डेलीगेशन को लीड किया था? तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो चूज करना है। इसमें ऑप्शन है एनी बेसेंट है, सुचेता कृपलानी है, सरला देवी है और सरोजनी नायडू है। राइट ऑप्शन है सरोजनी नायडू। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन प्लान के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, जो करेक्ट नहीं है। पहला है इसने स्वतंत्र पाकिस्तान के निर्माण की मदद को रद्द किया। मांग, जो स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग है उसको रद्द किया। इसने भारत के कॉमनवेल्थ से नाता तोड़ने के लिए अधिकार को मान्यता दी, या भारतीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य भारतीय होंगे, या इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की गुंजाइश जताई। ठीक है, तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन में क्या क्या चीजें जो है अंग्रेजों द्वारा निर्धारित की गई थी, तो उसमें पाकिस्तान के निर्माण की मांग को भी रद्द कर दिया। बिल्कुल सही बात है। कॉमनवेल्थ से नाता तोड़ने के अधिकार को मान्यता दी और भारतीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य भारतीय होंगे। लेकिन इसने सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व की गुंजाइश है ये कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर नहीं आता है। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू लियाकत समझौते पर किस समस्या को हल करने के लिए 1950 में हस्ताक्षर किए गए? ठीक है, जो नेहरू लियाकत पैक्ट था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 1950 के अंदर ये साइन होता है। ये क्यों साइन किया गया था, इसका क्या प्रमुख उद्देश्य था? ये था अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यक कौन है? सिख है, मुस्लिम जो है इंडिया के अंदर। ठीक है,
किस राज्य में पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया है? आप सब जानते हैं, ये राजस्थान के अंदर लागू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ के संबंध में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, कई बार आप जब प्रश्न पढ़ते हैं तो प्रश्न पढ़ते बारी एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि आप जो ये बीच वाला नहीं होता है, जबकि इसको अंडरलाइन भी किया जाता है, जैसे नहीं लिखा होता है इसको अंडरलाइन किया होता है ताकि आपका फोकस इसके ऊपर जाए, लेकिन आप सीधा ही पढ़ लेते हैं कि ब्लैक डेथ से संबंधित कौन सा सही है, ऐसे पढ़ लेते इसको, फिर क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो इसलिए ये नहीं पूछ रहा है, तो आपको इसमें नहीं बताना है। तो पहला क्या है? खून चूसने वाले पिस्सू जो काले चूहे में होते थे ब्लैक डेथ के फैलने के लिए जिम्मेदार थे। बिल्कुल इससे ही फैला था ये। जो प्लेग को ब्लैक डेथ भी कहा जाता है क्योंकि इसने जानलेवा काली जो है सूजन हो जाती थी, ये भी सही है। यह भयानक रोग 15वीं शताब्दी में एशिया और यूरोप में फैला, ये बात गलत है। ठीक है, लोगों का विचार था कि ईश्वर ने उनके पापों की सजा देने के लिए ब्लैक डेथ को भेजा है, ऐसी मान्यताएं लोगों के अंदर प्रचलित हो गई थी। ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन ब्लैक डेथ से संबंधित नहीं है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं स्टेटमेंट, अभिकथन और तर्क। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था अनअकैडमी में, अगर आप सबने किसी ने क्लास लगाई होगी, पर फिर भी मैं यहाँ से समझा देता हूँ अच्छे से। यहाँ पर बात कर रहा है स्टेटमेंट में कि सभ्यता अपने सभी विविध पक्षों से इतिहास की विषय वस्तु बनती है। बिल्कुल सही बात है कि सभ्यता अपने सभी विविध जो पक्ष से इतिहास की विषय वस्तु बनती है। इतिहास के प्रति ऐसा सांस्कृतिक दृष्टिकोण इसे सभ्यता की जीवनी बना देगा, ये भी बिल्कुल सही है। और एक दूसरे की ये व्याख्या भी कर रहा है। कैसे कर रहा है? जो हिस्टोरिकल अप्रोच है, ठीक है, हिस्टोरिकल अप्रोच जो है वो बायोग्राफी है सिविलाइजेशन की, क्योंकि जो सभ्यता है, जो सभ्यता के जो विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट जो मैटर है, वो संस्कृति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अगला देख लीजिए पूर्वाग्रह, ठीक है, यानी कि प्रेजुडिसेस जो है और पक्षपात आलोचनात्मक दृष्टिकोण को धुंधला करते हैं और आलोचनात्मक अन्वेषण को बाधित करते हैं। यह कथन किस मध्ययुगीन इतिहासकार का है? ये बोला था एल्बरूनी ने। एल्बरूनी ने कौन सी किताब लिखी? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, ठीक है। और साथ में आपने बताना है मिनान उस सिराज की किताब का नाम और जियाउद्दीन वर्नी, ठीक है। ये वाली दो की बुक्स मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये वाली आपने कमेंट में बतानी है। चलो, 4वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में भारत का साम्राज्यिक शासक कौन था? ठीक है, ये था समुद्रगुप्त। ये तो इजी क्वेश्चन है। चलो, हुणों के साथ भारत आने वाली मध्य एशिया की अन्य प्रजाति कौन सी थी? जो हुण के साथ भारत आई थी, ये थी गुर्जर। मालवा से हुण सत्ता को उखाड़ फेंकने वाला कौन था? आप सभी लोग जानते हैं, यशोधर्मन। गंगा घाटी से मीरकुल को किसने अपदस्थ किया था? गंगा घाटी, नरसिंहगुप्त ने। अगला देख लीजिए, ये वाला यहां पर भी देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा है? समुद्रगुप्त की मृत्यु के साथ ही गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया था? नहीं, उसके बाद भी जो स्कंदगुप्त है उसकी मृत्यु के बाद भी गुप्त साम्राज्य निरंतर चलता रहा। तो पहला ही है, मतलब उत्तरकालीन गुप्त उसके बाद आते हैं, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जो भारत में आधुनिक इतिहास के जनक थे, उनका संबंध किससे था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। जो गोपाल है भंडारकर,
रामकृष्ण गोपाल भंडारकर इनको कहा जाता था। ये रंग के स्कूल से इन्फ्लुएंस्ड थे, रंग के विचारधारा से। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। यहां पर आपके पास संस्कृतियों की सूची दी है और यहां पर उनका टाइम पीरियड दिया गया है, तो आपने उसके साथ मैच करना है। जो सोन संस्कृति थी, इसके जो हमको अवशेष मिलते हैं वो मिलते हैं निम्न पुरापाषाण काल में। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल में। नवासा आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर है, नवासा संस्कृति, ये मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है, जो मिडल पैलेलिथिक कल्चर था उसके अंदर इसके बागोर, आपको पता है बागोर संस्कृति थी। पशुपालन के यहाँ से हमको साक्ष्य मिलते हैं। बागोर का आ जाएगा उच्च पुरापाषाण काल, क्योंकि ये मध्य पाषाण काल जब शुरू होता है तो उस टाइम का एक केंद्र था, लेकिन उच्च पुरापाषाण काल को हम ले लेते हैं। कोल्डिया हुआ तो नव पाषाण काल में, जहाँ पे हमको चावल की भूसी मिलती है। ठीक है, जंगली चावल। तो ये चीज़ें भी आपने साथ साथ करनी है। अगला इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि हड़प्पाई तौल का अनुपात क्या था। ठीक है, रेशो, उनका जो रेशो था मापने का वो किस में चलता था, इवन नंबर में। ठीक है, इवन नंबर सिस्टम उनके अंदर था। तो 1 से शुरू होता था, 2, 4 और 6, ये चीजें आपने रट लेनी है। निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु परस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए, यानी कि स्टोन टूल्स हमको नहीं मिलते हैं और कॉपर टूल वहां पर यूज किए गए हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग चैल्कोलिथिक जो साइट्स है वहां से एविडेंस मिलता है हमको ओनली कॉपर का, यानी कि तांबे का, लेकिन हमको स्टोन के टूल्स हमको नहीं मिलते हैं। ऐसा एकमात्र जो साइट है वो है अहाड़ साइट। नेक्स्ट दीजिए, सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं के युद्ध का नेतृत्व में लड़ा गया था। किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, विश्वामित्र के। ये सिंपल क्वेश्चन डाला था मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग्वेद कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही है। ठीक है, ऋग्वेद में 2 तरह की संस्था होती थी, सभा और समिति। इसमें से क्वेश्चन आता है, इसको सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्री भी कहा गया है। ये क्वेश्चन भी पहले रिपीट हो चुका है, पहले भी आया था और बाद में रिपीट भी ये क्वेश्चन हुआ था। तो यहाँ पर सभा और समिति के संदर्भ में हमको बताना है कि कौन सा कथन क्या है बिल्कुल सही है। सभा सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी जबकि समिति विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। और अगला ऑप्शन है, सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी जबकि समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। सभा समिति में सदस्यों की संख्या अनुपात में होती थी और समिति में सदस्यों की संख्या सभा के सदस्यों के अनुपात से ज्यादा होती थी। तो सदस्यों की तो इसमें कोई बात नहीं की गई थी, ये तो बाहर ही चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो सभा होती थी, सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, एलीट क्लास। ठीक है, जो एलीट क्लास थी उसका प्रतिनिधित्व करती थी और ये होती थी जर्नल बॉडी। इसको आप जर्नल बॉडी बोल सकते हैं, आम सभा थी एक हिसाब से। ठीक है, जो समिति है, ठीक है, ये जनरल क्लास थी। अगला देख लीजिए, भारतीय नरेशों में बिंबिसार ने ही सर्वप्रथम योग्य प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया। बिल्कुल सही, जो बिंबिसार था उसने योग्य प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि यहां पर बीच में क्योंकि लगा देते हैं, मंत्रियों का चयन
बिंबिसार स्वयं करता था और उसकी स्मृति की अपेक्षा ना करने की उसकी ख्याति थी। ये भी बिल्कुल सही है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देख लीजिए, अर्थशास्त्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात। तो अर्थशास्त्र में यह व्यवस्था की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4800 मिलता था पण और कम से कम 6। मिनिमम वेजेस कितना था 6 मिनिमम, और मैक्सिमम था 4000 मैक्सिमम। 24 का देख लीजिए, यहां पर व्यापारिक अर्थव्यवस्था बुद्ध के समय से फलने फूलने लगी। बिल्कुल, जो सेकंड सिविलाइजेशन है, जो द्वितीय नगरीय क्रांति है और जो शहरीकरण है, शहरीकरण का कंसेप्ट आता है बुद्ध के काल से। तो पहला सही हो गया। दूसरा देख लीजिए, जैनियों ने बड़ी संख्या में कृषि को छोड़कर व्यापार को अपनाया। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है व्याख्या? क्योंकि बुद्ध से जैनियों को कोई कुछ लेना देना नहीं है। बुद्ध की वजह से ना तो जैनियों ने कृषि छोड़ी और ना ही उन्होंने व्यापार को अपनाया। उनके धर्म में उनका एक अपना मत था, अपना धर्म था, और अपने धर्म में उनको बताया गया था कि कृषि नहीं, मतलब कृषि को क्या है नहीं करना है, ऐसा कहा गया था। इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों कंसेप्ट सही है, ए और आर, लेकिन सही व्याख्या ये नहीं करता है। चलो अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण संकर प्रथा को रोकने का श्रेय दिया जाता है? सभी को आना चाहिए। गौतमी पुत्र शतकर्णी। ठीक है, चलो अगला देखो। यहां पर क्या है, राज्य की सूची दी गई है, किंगडम दिए है और यहाँ पर कैपिटल दी है। ये वाला प्रश्न भी आता ही आता है, इसलिए जितने भी राज्य है उनकी राजधानियों को रट लो, याद कर लो, और आपका एक नंबर, एक क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला, 2 नंबर का। कलिंग आपको पता है दंतपुर है कलिंग की राजधानी। ठीक है, अवंती की राजधानी कोई बताएगा? महिष्मती है ना, ये यहाँ पर। ये है अशक यानी कि अश्मक। ये क्या है? अश्मक, एक मिनट, अश्मक की पाटेन और सोवीर की रोरुक। तो ये कैपिटल हो गई 26 का डी। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहां पर क्या दिए गए हैं? पाषाण का प्रकार, यानी कि जो स्टोन है, टाइप ऑफ स्टोन है ये, इसको बोला जाता है टाइप ऑफ स्टोन। ग्रेनाइट होता है, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर होता है, शिस्ट होता है और बलुआ पत्थर होता है। ठीक है, तो जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का जो प्रयोग है वो किस में किया गया है? ये हमको मिलता है महाबलीपुरम के मंदिरों के निर्माण में, यानी कि जो वहाँ का आर्किटेक्चर था, कला थी, उसके अंदर। और लाल बलुए पत्थर, लाल पत्थर मथुरा कला, ये थी ना गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती, बुद्ध के का, बुद्ध जहाँ से हमको बुद्ध मूर्तियां मिलती है, बुद्ध की मूर्तियां। और शिष्ट का प्रयोग होता है बाहिमियान कला में, और बलुए पत्थर का जो प्रयोग हुआ था वो सारनाथ कला में किया गया था। 27 का डी। इतना समझ आ गया। अब देख लीजिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कपालिकों और पशुपतियों और बुद्ध के भ्रष्ट आचरण का वर्णन किया गया है? ये किस में किया गया है? मत विलास में। ठीक है, ये किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलो मैं ही बता देता हूँ। मत विलास किसने लिखी है? महेंद्र वर्मन ने। महेंद्र वर्मन ने।
महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित्र किसकी है? भभूति की। मृच्छकटिक सब जानते हैं, शूद्रक की रचना है। चलो ठीक है। पद्रिपतु निम्नलिखित में से किसकी प्रशंसा का पद संग्रह है? ये तो चेर का है, चेर पद संग्रह। और आज का लास्ट प्रश्न, इसको बिल्कुल सही से देखिए। इसमें कथन दिया है कि शकों के भारतीयकरण की प्रक्रिया को उनके वैवाहिक संबंध से गति प्राप्त हुई। ठीक है, बिल्कुल प्राप्त हुई। जो शक क्षत्रप थे उनके भारतीयकरण की प्रक्रिया को, ठीक है, उनके वैवाहिक संबंधों से गति मिली। बिल्कुल सही है, जो उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। सातवाहन नरेश शतकर्णी शक क्षत्रप रुद्रदमन का दामाद था। ये भी बिल्कुल सही है। इसका पता हमको कहां से लगता है? नागनिका के नाना घाट अभिलेख में। नागनिका का जो नाना घाट अभिलेख है उसमें हमको क्या क्या पता चलता है? उसमें हमको पता चलता है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। तो यहां पर राइट ऑप्शन है ए। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके अंदर एक फैक्ट को मेमोराइज करने की एबिलिटी आ जाएगी। और ज़्यादा जो कूट वाले प्रश्न हैं आगे मैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, ताकि जो आपका प्रिपरेशन का लेवल है वो नेक्स्ट लेवल पे जाए। और प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिए, और कुछ जो भी आपके सजेशंस है वो कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, शेयरिंग इज़ केयरिंग, यानी कि आप केयर कर रहे हो और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।